नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा संसाधन एवं विकास पाठ से कि भाई संसाधन नियोजन क्या है, किस प्रकार से हम संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। आज अपन इस अध्याय से ही मृदा संसाधन और भारत में जो भू संसाधन है उसका प्रारूप किस प्रकार का है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, कल आपने पढ़ा भू संसाधन क्या है। तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है। भू संसाधन पर ही समस्त आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। इस प्रकार से आपने कल भारत में जो भू आकृति हैं उनके बारे में पढ़ा, कितने प्रतिशत भूभाग है इसके बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे कि भू उपयोग। भू उपयोग देखिए, जो भूमि संसाधन है उसका हम अनेक रूपों में इस भूमि का हम उपयोग करते हैं और जो विभिन्नताओं से भरा हुआ ये भूभाग है इसका अपन अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि भूमि संसाधन का जो उपयोग है वो हम किस प्रकार से करते हैं। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। भू संसाधनों का उपयोग कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जो निम्न है, तो अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भूमि का उपयोग है वो किन किन रूपों में किया जाता है। तो भू संसाधनों का जो उपयोग है वो अनेक उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो निम्न प्रकार से है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नंबर 1 वन कि भू संसाधनों का सबसे पहला जो उपयोग है हम वनों के रूप में करते हैं। कि भारतीय जो वन्य नीति है 1952 के अनुसार उसके अंतर्गत 33% भूभाग पर वन होना जरूरी है, जो पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, पारिस्थितिक जो तंत्र है उसको बनाए रखते हैं। इसके बाद में अपन दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। दूसरे नंबर की अगर हम अपन बात करते हैं कि भूमि का जो भू संसाधन का जो उपयोग है वो हम किस रूप में करते हैं। तो पहले वनों के रूप में, दूसरा आता है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि या कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि। तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कौन कौन सी है, तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आता है बंजर भूमि। सबसे पहले बात करते हैं अपन बंजर भूमि की कि बंजर भूमि क्या है या कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि। देखिए कि बंजर भूमि के अंदर वो भूमि आती है जिस पर खेती नहीं की जा सकती और इस कैटेगरी में वो भूमि आती है जहां 5 वर्ष के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई कृषि नहीं की गई है या कृषि अयोग्य भूमि आती है। इसके अंतर्गत कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि जिस पर कृषि नहीं की जा सकती। इसके लिए गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि भी आती है। गैर कृषि प्रायोजन या प्रयोजन में लगाई गई भूमि जैसे
इसके भी अनेक उदाहरण हैं, जैसे इमारतें हैं, इमारतें, सड़कें, पुल, रेल लाइन आदि। तो कृषि के लिए अनुकूल भूमि को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहली आती है बंजर भूमि या कृषि अयोग्य भूमि, दूसरा आती है गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। वह कृषि जिसका उद्देश्य वह भूमि जिसका उद्देश्य कृषि के लिए नहीं किया गया और कृषि के अलावा अन्य कार्यों के लिए किया गया, जैसे इमारतें, भवन निर्माण में, सड़कें बनाने में, पुल बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने के अंतर्गत किया जाता है। तीसरे नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो वो आती है अपनी पट्टी भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। पट्टी भूमि के अलावा, पट्टी भूमि के अलावा कृषि अयोग्य भूमि, कृषि अयोग्य भूमि। तीसरे नंबर की अपन बात करते हैं कि पट्टी भूमि के अलावा कृषि अयोग्य भूमि कौन कौन सी है। तो इसमें अपन बात करते हैं स्थायी चारागाह है और गोचर भूमि। स्थायी चारागाह या गोचर भूमि। तो देखिए स्थायी चारागाह या गोचर भूमि क्या होती है कि वह भूमि जिसका उपयोग हम पशुओं के चारण के लिए करते हैं, जिसको हम गोचर भूमि भी बोलते हैं, जिसमें केवल पशु ही चर सकते हैं और वो रिजर्व होती है और जिस पर सरकार का आधिपत्य होता है। इसके बाद हम देखिए दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि कि वृक्षों, उपवनों। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं पट्टी भूमि के अलावा कृषि योग्य भूमि कौन सी है, तो स्थायी चारागाह या गोचर भूमि आ गई है। इसके नेक्स्ट बात करते हैं तो वृक्षों और उपवनों के अधीन भूमि, के अधीन भूमि कि वह भूमि जिस पर उपवन लगाए गए हैं, वृक्ष लगाए गए हैं, वो भूमि भी पट्टी भूमि के अलावा कृषि अयोग्य भूमि के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इसी में ही वह भूमि भी शामिल की जाती है जो कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ कृषि योग्य भूमि तो है, कृषि योग्य भूमि जहाँ 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि न की गई हो, कृषि न की गई हो। तो देखिए इस प्रकार पट्टी भूमि के अलावा कृषि अयोग्य भूमि में हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं इसको। स्थायी चारागाह या गोचर भूमि जिसमें विभिन्न प्रकार का पशुचारण किया जाता है और ये रिजर्व है। वृक्षों वनों के अधीन भूमि कृषि योग्य भूमि है जहां 5 वर्ष से अधिक समय तक किसी भी प्रकार की कोई कृषि न की गई हो, किसी भी प्रकार की कोई खेती न की गई हो। इसके अलावा हम बात करते हैं चौथे नंबर पर पट्टी भूमि। पट्टी भूमि, अब देखिए जिसको अपन पड़त बोलते हैं, पट्टी भूमि कौन कौन सी है, पट्टी भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो वर्तमान में पट्टी भूमि उसे कहते हैं कि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती नहीं की गई। कि पट्टी भूमि क्या है कि वर्तमान में
1 वर्ष या उससे कम, कि वर्तमान में 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, कि वर्तमान में 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। ये प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न बनता है यहाँ पर कि प्रतिभूमि, प्रतिभूमि या प्रतिभूमि किसे कहते हैं? तो वर्तमान में 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, इस प्रकार की भूमि को हम प्रतिभूमि कहते हैं। अब प्रतिभूमि के अंतर्गत ही एक चीज और आती है कि वह भूमि जहां 1 से 5 वर्ष तक खेती न की गई हो, वह भूमि जहां 1 से 5 वर्ष तक खेती न की गई। तो ये भी प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है कि वह भूमि जहां 1 से 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार की कोई खेती न की गई हो, वो भी प्रतिभूमि के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं जो 5वें नंबर पर अपना है भूमि का उपयोग में, वो आता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र या सकल कृषि क्षेत्र। आप बता सकते हो कि प्रतिभूमि किसे कहते हैं? कि वर्तमान में 1 वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो, उस भूमि को प्रतिभूमि कहते हैं। दूसरे नंबर पर प्रतिभूमि के अंतर्गत दूसरी भूमि भी आती है कि वह भूमि जहां 1 से 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार की कोई खेती न की गई हो, तो यह भूमि भी प्रतिभूमि के अंतर्गत आती है। अब बात आती है 5वें नंबर पर कि भूपयोग अपन किसमें कर सकते हैं? तो शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या है? देखिए, शुद्ध निवल शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है क्या? देखिए कि एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार कि शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र क्या है? कि एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो देखिए कि एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र में या बोए गए क्षेत्र में या बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। देखिए, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र की एक कृषि वर्ष में 1 से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल क्षेत्र कहते हैं। और शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र को अगर हम
उस शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में अगर जोड़ देते हैं एक दूसरे को तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से भू उपयोग अपन अनेक रूपों में कर सकते हैं। तो भू संसाधन का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। सबसे पहले वन के लिए, दूसरे नंबर पर आपने पढ़ा कि कृषि अनुपलब्ध भूमि के लिए, जैसे बंजर भूमि है, कृषि योग्य भूमि है जहाँ किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं की जा सकती। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि है, जैसे सड़कें हैं, नहरें हैं, पुल हैं, विभिन्न प्रकार की रेलवे लाइन है, निर्माण कार्य हैं, इमारतें हैं। प्रतिभूमि में हम दो प्रारूप में रख सकते इसको, तो स्थायी चारागाह और गोचर भूमि। विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, वृक्ष फसल हैं, उपवन है, इनके अधीन भूमि। तीसरे नंबर पर कृषि योग्य बंजर भूमि, जहाँ 5 वर्ष से अधिक वर्षों से खेती नहीं की गई है। प्रतिभूमि में 2 प्रकार की आ गई कि जहाँ 1 वर्ष से कम समय में किसी भी प्रकार की कोई खेती न की गई हो, और दूसरा आता है जहाँ 1 से 5 वर्ष तक किसी भी प्रकार की कोई खेती न की गई हो, और लास्ट आता अपना शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र। ये सारे के सारे हैं जो भू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, भूमि का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं अपन कि भारत में भू उपयोग, कि भारत के अंदर जो भू उपयोग है उसका प्रारूप किस प्रकार का है। तो इस टॉपिक के अंदर अपन भारत में जो भू उपयोग है उसके प्रारूप का वर्णन करेंगे। कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप किस प्रकार का है। भारत के अंदर जो भू उपयोग है उसका प्रारूप किस प्रकार है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उसमें अनेक चीजों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व की अपन बात करते हैं कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप किस प्रकार है। तो भारतीय क्यों विश्व के किसी भी क्षेत्र में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले अनेक तत्व होते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं भू आकृतियां, भू आकृतियां। दूसरे नंबर की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके अलावा है जलवायु और मृदा के प्रकार, जलवायु मृदा के प्रकार। तीसरे नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो इसी चीज में मानवीय क्रियाएं आ गई, मानवीय कारक, मानवीय कारक, घनत्व, जनसंख्या घनत्व आता है इसकी श्रेणी के अंतर्गत, और प्रौद्योगिक क्षमताएं, प्रौद्योगिकी क्षमताएं, आगे अगर अपन बात करते हैं तो प्रौद्योगिक क्षमताओं के अलावा संस्कृति, परंपराएं, आदि। अब बात करते हैं अपन कि भारत में भू उपयोग का प्रारूप किस प्रकार है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां, आप जानते हो कि हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां मिलती हैं। कहीं नदियां हैं, कहीं नहरें हैं, कहीं पठार, कहीं पर्वत हैं, कहीं मरुस्थल हैं। विभिन्न प्रकार की जलवायु और मृदा, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
विभिन्न प्रकार के मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। उस क्षेत्र की मानव की प्रौद्योगिकी जो क्षमताएं होती हैं, तकनीकी जो क्षमताएं होती हैं, इसके अलावा विविध संस्कृति हैं, परंपराएं हैं, ये सब भू उपयोग को निर्धारित करने वाले क्या हैं, तत्व हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंतर्गत कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत में 93% भू उपयोग के आंकड़े एकत्रित है। यहाँ पर बात करते हैं कि भारत का जो कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो 32.8 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 वर्ग किलोमीटर। और भारत में 93% भू उपयोग के आंकड़े हमारे पास में क्या है, उपलब्ध है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत जैसे असम को छोड़कर अन्य प्रांतों को सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। हम बात करते हैं कि 93% आंकड़े हमारे पास में क्यों हैं, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल असम के ही आंकड़े, असम के आंकड़े उपलब्ध हैं, अन्य क्षेत्रों के नहीं, अन्य क्षेत्रों के नहीं। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन आधिपत्य क्षेत्रों के आंकड़े नहीं है, क्षेत्रों के आंकड़े नहीं है। तो हम बात करते हैं कि भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, जलवायु मृदा के प्रकार है, मानवीय कारक घनत्व प्रौद्योगिक क्षमता है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें भारत में 93% भू उपयोग के आंकड़े ही हमारे पास में क्या है, उपलब्ध है। क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांत जो पूर्वी क्षेत्र है, नागालैंड है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, उसमें से केवल आसाम के ही आंकड़े हमारे पास में हैं, अन्य क्षेत्रों के नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का संरक्षण अभी तक नहीं हुआ है, इनके आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। अब देखिए आगे अपन चर्चा करते हैं कि भू उपयोग में ही आप उतार सकते हो इनको, कि आगे अपन चर्चा करते हैं कि भू उपयोग के अंतर्गत तो स्थायी जो चारागाह के अंतर्गत की जो भूमि है वो कम हुई है। स्थायी चारागाहों के अंतर्गत की भूमि क्या हुई है, कम हुई है। और पशुधन जो इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास में है भारत के अंदर, उनको चारा उपलब्ध कराने में हम कैसे समर्थ होंगे, किस प्रकार से समर्थ होंगे। क्योंकि स्थायी जो चारागाह की जो भूमि है, जिसमें आपने पढ़ा था प्रति भूमि, उसकी क्षेत्रफल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। देखिए तीसरे नंबर पर भारत में भू उपयोग के प्रारूप के अंतर्गत अपन पढ़ते हैं कि
चारागाहों की भूमि में कमी हुई है। जो चारागाहों की जो भूमि है भारत के अंदर उसमें कमी हुई है, तो चारा उपलब्ध की समस्या हो सकती है। चारा उपलब्ध की समस्या हो सकती है। आने वाले भविष्य में जो चारागाह भूमि है उसका क्षेत्रफल निरंतर क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है। तो बड़ी संख्या में हम चारा उपलब्ध कराने की जो समस्या है वो बन सकती है भविष्य के लिए। इसके अतिरिक्त देखिए कि वर्तमान में प्रति भूमि अनुपयोगी है। कि वर्तमान में प्रति भूमि अनुपयोगी है। कि वर्तमान में जो प्रति भूमि है वो अनुपयोगी है। फसल उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। इस भूमि पर फसल उगाने के लिए लागत बहुत ज्यादा है। कि इस भूमि पर फसल उगाने की लागत क्या है, बहुत ज्यादा है। ऐसी भूमि में 2 या 3 वर्षों में 1 या 2 बार फसल बोई जा सकती है। ऐसी भूमि पर 1 या 2 वर्षों में कृषि की जा सकती है। तो इस भूमि को अगर शुद्ध बोए गए निवल क्षेत्र में भी अगर अपन इसको शामिल कर लें तो भारत का कुल जो सूचित क्षेत्र है वो 54% हिस्से पर ही खेती की जा सकती है। अगर इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लें, बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लें तो भी भारत का कुल संचित क्षेत्र 54% होगा। ये अगर इस क्षेत्र को वर्तमान में प्रति भूमि अनुपयोगी है, इस भूमि पर फसल उगाने की लागत बहुत ज्यादा है और ऐसी भूमि पर अगर अपन फसल उगाना भी शुरू कर दें तो 1 या 2 वर्षों में कृषि की जा सकती है। अगर इसे शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में शामिल करने के बाद भी भारत का कुल जो संचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जा सकती है। 54% ही भारत का कुल संचित क्षेत्र होगा। और इस प्रकार से देखिए शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो विभिन्न राज्यों में अलग अलग है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शुद्ध बोए गए निवल क्षेत्र। शुद्ध बोए गए जो निवल क्षेत्र है उसका प्रतिशत देखें अपन का प्रतिशत अलग अलग राज्यों में
भिन्न भिन्न है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे अपन बात करते हैं पंजाब और हरियाणा में। जैसे पंजाब हरियाणा में ये आंकड़ा 80% है। इस शुद्ध बोए गए न्यूल का क्षेत्र का जो प्रतिशत है अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे पंजाब और हरियाणा में ये आंकड़ा हमारे पास में 80% आता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और अंडमान में यह आंकड़ा 10% ही है। कि अगर अपन बात करते हैं तो अंडमान निकोबार, मणिपुर, मिजोरम में यह आंकड़ा हमारे पास में कितना है, 10% ही है। तो शुद्ध बोए गए नीवल क्षेत्र टोटल कितना हुआ भारत में, 54%, जिसमें भी अगर अपन अनुपयोगी भूमि को जोड़ देते हैं तो पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक है, 80% है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और अंडमान में यह आंकड़ा कितने प्रतिशत है, 10% है। अब देखिए इसके बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं कि हमारे देश में वन क्षेत्र के अधिक कितनी भूमि है, इसके प्रारूप की अपन बात करते हैं तो छठे नंबर पर कि हमारे देश में सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनी। राष्ट्रीय वन नीति बनी जिसके अनुसार कुल भूभाग के 33% क्षेत्रफल वन आवश्यक। देखिए कि हमारे देश में सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनी है। ये हमारे देश के अंदर सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनी। उस राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना क्या है, आवश्यक है। लेकिन यह वन नीति के अनुसार जो क्षेत्रफल है वो कम है। लेकिन वन क्षेत्र बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की आजीविका के स्रोत ही हैं। कि हम जानते हैं कि जितनी भी जनजातियां हैं ये सब जंगलों में रहती हैं और ज़्यादातर ये वनों पर ही क्या हैं, आश्रित हैं। इसके अलावा अगर अपन चर्चा करते हैं तो भू-उपयोग का एक भाग बंजर भूमि है। आप बता सकते हो कि हमारे देश में सन 1952 में राष्ट्रीय वन नीति बनी जिसके अनुसार कुल भूभाग के 33% क्षेत्र पर वन आवश्यक है। लेकिन वन क्षेत्र बहुत क्या है, कम है, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो संतुलन होता है उसको बनाए रखने में क्या है, असक्षम है। और जो जनजातियाँ जंगलों में रहती हैं उनकी आजीविका के क्या है, स्रोत हैं। इसके बाद में देखिए भू उपयोग का एक भाग 6 नंबर पर अपन देखेंगे, 7वें नंबर पर शुरू कि भू उपयोग का एक भाग
बंजर भूमि। कि भूमि का उपयोग का एक भाग बंजर भूमि की श्रेणी में आता है, वर्गीकरण में आपने पढ़ा भी था। और देखिए इस बंजर भूमि का जो उपयोग है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आती है कि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, और इसके अलावा अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आ गए गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। पहला बंजर भूमि, भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि है, और इसका जो दूसरा भाग है गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। तो देखिए भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि है और दूसरा भाग आता है गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। तो भू उपयोग को हम दो भाग में बांट सकते हैं मुख्य रूप से, बंजर भूमि और गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। बंजर भूमि के बारे में आप पढ़ चुके हो कि बंजर भूमि क्या है, जो कृषि योग्य भूमि है जिसका उपयोग गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि है। तो सबसे पहले देखिए कि बंजर भूमि जैसे बंजर भूमि में मरुस्थल हो गया, पहाड़ी क्षेत्र हो गए आदि शामिल किए जाते हैं। बंजर भूमि में मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र, बंजर भूमि में मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र और सूखाग्रस्त क्षेत्र इन्हें शामिल किया जाता है, इन्हें शामिल किया जाता है। तो बंजर भूमि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ गई? मरुस्थल आप जानते हो, जैसे थार का मरुस्थल है, लद्दाख का मरुस्थल है। पहाड़ी क्षेत्र व चट्टानें आ गई। सूखाग्रस्त क्षेत्र जहाँ जल की क्या है कमी है या वर्षा न के बराबर होती है, ये सारी चीजें बंजर भूमि के अंतर्गत आती हैं। अब बात करते हैं अपन कि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई जो भूमि कौन कौन सी है। तो पहले भी अपन बात कर चुके हैं इसमें कि गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि में विभिन्न प्रकार की जो मानव बस्तियां हैं, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, गैर कृषि प्रयोजन भूमि, बस्तियां, सड़कें, आवास, रेल लाइन, इसके अलावा अगर हम चर्चा करते हैं उद्योग, आदि के निर्माण में लगाई गई भूमि। तो इस प्रकार भारत में भू उपयोग का प्रावधान अनेक अलग अलग रूपों में है। तो एक बार फिर आपसे दोहरा देते हैं कि भारत में भू उपयोग का प्रावधान किस प्रकार का है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भू उपयोग को निर्धारित करने वाले अनेक प्रकार के तत्व होते हैं। उन तत्वों में सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ आती हैं। जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, औद्योगिक क्षमता है, संस्कृति है और परंपराएं हैं। हमारे भारत के अंदर भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और उसमें से केवल अपन बात करते हैं तो 93% भूभाग का ही आंकड़े हमारे पास में क्या है उपलब्ध है। क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र की अगर अपन बात करते हैं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आसाम को छोड़ करके बाकी के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, इनके आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध नहीं है।
इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर है, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है, चीन के द्वारा अधिकृत क्षेत्र है, उनका अभी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो भारत के अंदर चारागाहों की क्या होती जा रही है, चारागाह जो भूमि है उसकी क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। इसलिए आने वाले समय में पशुओं के चारे की समस्या हो सकती है। इसके बाद में बात करते हैं जो प्रतिभूमि है भारत के अंदर वो अनुपजाऊ है। प्रतिभूमि क्या है, अनुपजाऊ है, जहाँ कृषि करने की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। और प्रतिभूमि में अगर लागत लगा करके कृषि भी करनी तो 1 या 2 वर्ष में एक बार ही कृषि की जा सकती है। और इसको भी अगर शुद्ध बोए गए निवल क्षेत्रफल में अगर अपना शामिल करते हैं तो भारत का कुल जो भूमि संचित क्षेत्र आता है वो 54% ही है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि शुद्ध निवल बोए गया जो क्षेत्र है वो उसका जो प्रतिशत है अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं तो शुद्ध बोए गए निवल का कितने क्षेत्रफल है, 80%। इसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, इसके बाद में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, मणिपुर है, यहाँ बात करते हैं तो कितना आता है, 10%। इसके बाद में सन 1952 में भारत में राष्ट्रीय वन नीति बनी, जिसके अंतर्गत 35% भूभाग पर वन होना क्या है, आवश्यक है, क्योंकि वन आजीविका के स्रोत भी हैं जनजातियों के लिए, मैंने बताया आपको, और पारिस्थितिक जो संतुलन होता है उसको बनाए भी रखते हैं। इसके बाद में जो बंजर भूमि है, भारत में भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि है। बंजर भूमि के अंतर्गत मरुस्थल, पहाड़ी क्षेत्र, चट्टानें, सूखाग्रस्त क्षेत्र इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा गैर प्रयोजन में लगाई जो भूमि है उसमें आती हैं बस्तियाँ, आती हैं सड़कें, आती हैं विभिन्न प्रकार की जो आवास हैं, रेलवे लाइनें हैं, उद्योग धंधों के लिए जो भूमि का जो उपयोग किया जाता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि भारत में भूमि निम्नीकरण और संरक्षण की, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भूमि निम्नीकरण। अब देखिए भूमि निम्नीकरण की अगर अपन चर्चा करते हैं तो भूमि निम्नीकरण क्या होता है, देखिए कि भूमि की जो कमी है, भूमि का जो अपर्दन है, इसके कई कारण हैं। देखिए भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज काफ़ी समय से करते आए हैं और यह भावी पीढ़ियों में इसी भूमि का उपयोग करेगी। जैसे मकान है, भोजन है, कपड़े हैं, इनकी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से ही क्या होता है, प्राप्त होता है। लेकिन मानवीय कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हुआ है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों का भी बल मिला है। तो देखिए ये अपन पढ़ते हैं कि भूमि निम्नीकरण क्या है। तो सबसे पहले देखिए भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज पहले से ही करते आ रहे हैं। और भावी पीढ़ियां भी इसका उपयोग करेंगी। भावी पीढ़ियां भी इसका उपयोग करेंगी। देखिए कि भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज, भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भूमि का उपयोग हमारे पूर्वज पहले से ही करते आ रहे हैं और भावी पीढ़ी, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसका उपयोग करेंगी। और देखिए कि हमें भोजन, आवास, कपड़ा और
हमारे जीवन का 95% मूल आवश्यकताएं, हमारी 95% मूल आवश्यकता भूमि से प्राप्त होती है, भूमि से प्राप्त होती है। देखिए कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। हमारे पूर्व पहले से ही भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं, भावी पीढ़ियां भी इसका उपयोग करेंगी। अब बात करते हैं अपन कि हमें भोजन, आवास और कपड़ा, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये इसके अलावा हमारी 95% जो मूल आवश्यकता है वो हमारे को भूमि से ही क्या होती है, प्राप्त होती है। लेकिन मानवीय क्रियाकलापों के कारण और प्राकृतिक कारणों के कारण, मानवीय व प्राकृतिक कारणों के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। तो देखिए कि भूमि निम्नीकरण के लिए दो मुख्य कारक उत्तरदायी हैं। सबसे पहला आता है कि मानवीय कारक और दूसरे नंबर पर आता है प्राकृतिक कारक। तो देखिए आज मानव विकास के लिए विभिन्न प्रकार से भूमि का उपयोग कर रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार के जो समस्याएं हैं हमारे सामने हैं। कई प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे तूफान है, बाढ़ है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है, मृदा अपरदन है, ये कई कारण हैं कि भूमि निम्नीकरण के लिए दो कारक उत्तरदायी हैं। सबसे पहली बात आती है मानवीय कारक और दूसरी आती है प्राकृतिक कारक। इसके बाद में देखिए मानवीय कारकों की श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो हम बात करते हैं कि देखिए कि भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। कि अगर आज वर्तमान की बात करते हैं तो भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है। और इस भूमि के अलावा देखिए 28%, इसमें लगभग 28% भूमि की कुल कितनी भूमि निम्नीकृत है भारत में, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्या है, निम्नीकृत है। निम्नीकृत का मतलब हो गया जो भूमि को जो नुकसान पहुंचा रहा है, जो नुकसान पहुंच रहा है। तो देखिए 28% जो भूमि है वो वनो निम्नीकृत है। 28% भूमि किस क्या कारण है बताओ, वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है। 56% क्षेत्र जल अपरदित है। जल के कारण इसका अपरदन हुआ है, निम्नीकरण हुआ है। और 56% क्षेत्र जल अपरदित हो गया, 28% क्षेत्रफल भूमि वन निम्नीकृत हो गया। और जो शेष क्षेत्र बच गया वो लवणीय और क्षारीय। शेष क्षेत्र लवणीय व क्षारीय। जो शेष क्षेत्रफल बच गया वो लवणीय और क्या है, क्षारीय। देखिए अब भूमि निम्नीकरण के लिए कई प्रकार के जो मानव क्रियाकलाप हैं वो इसके लिए उत्तरदायी हैं। तो तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे भूमि निम्नीकरण के लिए
निम्नीकरण के लिए कई प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम पढ़ सकते हैं कि जैसे वनों की कटाई, अनियंत्रित पशुचारण, कि भूमि निम्नीकरण के लिए कई प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। जैसे वनों की कटाई, आगे बात करते हैं अपन कि अनियंत्रित जो पशुचारण है, खनन, अवैध खनन, उद्योग आदि। भूमि निम्नीकरण के लिए कई प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप उत्तरदायी हैं। जैसे वनों की कटाई, अनियंत्रित पशुचारण, अवैध खनन है, उद्योग है आदि के द्वारा आज भूमि निम्नीकरण होता जा रहा है। जैसे देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो खनन के उपरांत देखिए कि जो खनन किया जाता है, इसके उपरांत गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे खनन के बाद गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। कि खनन के बाद गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है और इस कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस कारण से झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर झारखंड, इस कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में ये वनों उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण है। वनों उन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण है। भूमि निम्नीकरण का कारण है। तो हम जान सकते हैं कि भूमि निम्नीकरण के लिए कई प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप उत्तरदायी है। वनों की कटाई है, अनियंत्रित पशुचारण है, अवैध खनन है, उद्योग धंधे हैं, अत्यधिक सिंचाई है, उद्योग धंधों से निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब भूमि निम्नीकरण के कारण है। जैसे खनन के बाद गड्ढों को खुला छोड़ दिया जाता है। तो खनन से भूमि निम्नीकरण की प्रक्रिया कौन कौन से राज्य में है? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का क्या बना है? कारण बना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जैसे गुजरात, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो गुजरात की बाद में अगर अपन बात करते हैं
महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के अलावा हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में भूमि निम्नीकरण अति पशुचारण के कारण हुआ है। अति पशुचारण एक कारण है। तो देखिए, खनन के कारण आ गया झारखंड है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। यहाँ भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वो आता है पशुचारण, अति पशुचारण के कारण। इसके बाद में देखिए, पंजाब और हरियाणा में, पंजाब, हरियाणा में अधिक सिंचाई, भूमि निम्नीकरण का कारण है। भूमि निम्नीकरण का कारण है। बात करते हैं अपन कि पंजाब और हरियाणा। आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन भारत के अंदर कहाँ होता है? पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि हरित क्रांति का जो प्रभाव है सबसे ज़्यादा इन राज्यों को प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। और यहाँ अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण का कारण बनी। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो जल आक्रांताएं हैं वो भी भूमि निम्नीकरण के लिए क्या है? उत्तरदायी है, जो मृदा की लवणीयता और क्षारीयता को बढ़ा देती है। इसके अलावा देखिए, विभिन्न प्रकार की जल आक्रांता जो मृदा की लवणता व क्षारीयता को बढ़ाती है। तो भूमि निम्नीकरण का एक कारण आ गया कि विभिन्न प्रकार की जल आक्रांता है जो मृदा की लवणता और क्षारीयतापन को क्या करती है? बढ़ाती है। तो ये भी भूमि निम्नीकरण का कारण है। इसके अलावा देखिए, खनिज प्रक्रियाएं, सीमेंट उद्योग, विभिन्न प्रकार की जो खनिज प्रक्रियाएं हैं, सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर को पीसना, विभिन्न प्रकार के जो खनन प्रक्रियाएं हैं, चूना पत्थर को पीसना है, मृदा बर्तन उद्योगों में, मृदा बर्तन उद्योग, आदि के कारण वायुमंडल में धूल के कारण विसर्जित होती है। धूल के कारण विसर्जित होते हैं जो भूमि पर जम जाते हैं, जो भूमि पर जम जाते हैं।
ये भी मृदा निम्नीकरण का क्या है, एक कारण है। सीमेंट उद्योग है, चूना पत्थर को पीसना है, मृदा बर्तन उद्योग है, और भी अन्य कई प्रकार के उद्योग हैं जिससे विभिन्न प्रकार के धूल के कण विसर्जित होते हैं और ये वायुमंडल में भूमि पर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं, और इस कारण से भी ये मृदा निम्नीकरण का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। इससे देखिए, इससे मृदा की जल सोखने की जो क्रिया है वो अवरुद्ध हो जाती है। इसके अलावा देखिए, उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाला इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाला अपशिष्ट, जैसे गंदा जल, जैसे गंदा जल जो भूमि व जल प्रदूषण का कारण है। जो भूमि और जल प्रदूषण का क्या है, कारण है। इस प्रकार से आप देख सकते हो उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, जो कचरा है, इससे देखिए गंदा जल है, कचरा और गंदा जल भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण का मुख्य क्या है, कारण है। तो उद्योगों के कारण भी भूमि निम्नीकरण होता है। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन कि जो भूमि निम्नीकरण के कारण की आप चर्चा कर चुके हो कि हमारे पूर्वज प्राचीन काल से ही भूमि का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, और भूमि उपयोग के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं। भावी पीढ़ियाँ भी इसका उपयोग करेंगी। इसके अलावा भूमि के लिए दो कारक उत्तरदायी हैं, मानवीय कारक और प्राकृतिक कारक। मानवीय कारकों में जैसे खनन आ गया, अत्यधिक सिंचाई हो गई, इसके अलावा उद्योग धंधे हो गए, इसके अलावा अनियंत्रित पशुचारण हो गया, वनों की कटाई हो गई, और कई चीज़ें हैं। इसके अलावा आप करते हैं अपन कि जो बात करते हैं अपन कि जो भू संरक्षण है, कि भूमि का जो संरक्षण है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो भू संरक्षण, भू संरक्षण देखिए, भू संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं हम कि अनियंत्रित पशुचारण पर रोक लगाकर दूसरे नंबर पर है वनों की कटाई पर रोक लगाई जाए, रोक लगाकर वह अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर देखिए कि भू संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं कि अनियंत्रित जो पशुचारण है, आवारा पशु हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधों को खा जाते हैं, इस पर हम रोक लगा सकते हैं। वनों की कटाई पर रोक लगाएं, वह अधिक से अधिक क्या करें, वृक्षारोपण करें। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर रेतीले टीलों पर रेती के जो टीले हैं उस पर कांटेदार झाड़ियां लगाकर
तो देखिए, जो रेतीले टीले हैं जो मृदा प्रदान का सबसे ज्यादा कारण बनते हैं, इन पर हम कांटेदार क्या लगाएं, झाड़ियां लगाएं, तो इससे मृदा की रोकथाम कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, खनन नियंत्रण, खनन पर नियंत्रण करके और औद्योगिक उद्योगों पर प्रतिबंधित अवरोध लगाकर तो देखिए, खनन पर क्या करें हम, विभिन्न प्रकार का जो खनन होता है उस पर अपन नियंत्रण करें, और उद्योगों को क्या करें, प्रतिबंधित करके अवरोध लगाएं कि जो अपना वो विभिन्न प्रकार से जो कचरा है या गंदा जल है उसका निष्पादन उचित स्थान पर करें, हर जहाँ न मिले, जो जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के क्या बनते हैं, कारण बनते हैं। इसके अलावा अगर अपन आप और भी कई चीज़ें लिख सकते हैं अपन, कि जैसे वृक्षा मेखला लगा करके, एनीकट और बांध बना करके, एनीकट व बांध बना करके, देखिए जो कटाव वाली जगह है वहाँ विभिन्न प्रकार के एनीकट व बांध बना करके भी हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अनियंत्रित सिंचाई पर, अनियमित सिंचाई पर रोक लगाकर, तो ये कई कारण हैं जिस प्रकार हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा संसाधन क्या है और मृदा संसाधन के प्रकार, कि मृदा को कितने कितने भागों में बांटा गया है। तब तक के लिए अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं, और वीडियो को अधिक से अधिक रेगुलरिटी से देखें, नियमितता बनाए रखें। धन्यवाद।